गया मगध की धरती, जब गया जिला बृहत्तर गया जिला था जिसमें नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद सब थे, तो वो गया जिला जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि बनी। सुखोदेवरा आश्रम में इन्होंने स्थापित करके और लोकतंत्र को फिर से संपुष्ट करने के लिए, लोक चेतना को जागृत करने के लिए, लोकमत साक्षात्कार के लिए, साथ साथ संघर्ष के साथ रचना का एक मॉडल, एक प्रतिमान देने के लिए एक प्रयोग किया था जयप्रकाश नारायण जी। यह जो भूमि है गया की भूमि, यह साहित्यकारों की भी भूमि है। मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाओं में लोक का दर्द, लोक का जो लोक की आकांक्षा सब कुछ दिखाई पड़ता है। हमारे साथ युवा साहित्यकार हैं अनंत धीस अमन। आप साहित्यकार भी हैं और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आपकी दृष्टि भी रहती है। अनंत धीस अमन जी, अभी चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव को लेकर के आप एक कवि, एक साहित्यकार, क्या सोच रहा है? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत ओझा जी। बिहार में चुनाव है और चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे पहले तो मैं सारे जनता से ही कहना चाहूँगा, बिहारवासी से ही कहना चाहूँगा कि वो अपने मतदान का 100% मतदान करें, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अभी मतदान का जो संख्या जो है, प्रतिशत जो है, वो सबसे कम है। ये हमारी लोकतंत्र के प्रति और संविधान के आस्था के प्रति कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इस पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, जिससे जब लोकतंत्र मजबूत होगा तब बिहार का विकास होगा, और जब हम चुनाव में सहभागिता निभाएंगे तभी जनता के मुद्दे सरकार तय करेगी। साहित्यकारों का एक वर्ग है जो कहता है कि अभी पूंजीपतियों का दौर चल रहा है, पूंजी का निवेश हो रहा है और पूंजी के निवेश के माध्यम से लोक के अधिकार, लोक की आकांक्षा को कुचला जा रहा है। आपका एक साहित्यकार के तौर पर क्या कहना है? ये खास करके जो वामपंथी विचार वाले पत्रकार होते हैं उनके स्वर इस प्रकार के होते हैं। देखिए, साहित्य का यदि उद्गम स्थल से हम चलेंगे, क्योंकि इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच के कालखंडों में राजाओं के परंपराओं में हम लोग का देखा गया, तो इस कारण से इस पर आरोप लगता है कि राजतंत्र के साथ में चलने वाले लोग हैं। मगर साहित्य की जो परंपरा थी वो स्वतंत्र और स्वच्छंद विचार की थी। आप हमारे पुराने जितने भी साहित्यकार हैं, किसी का भी नाम लीजिए, हमारे के यहाँ रामायण कब लिखा गया? रामायण के पहले। हमारे क्या महाभारत कब लिखा है? महाभारत के पहले। तो ये जो पृष्ठभूमि जो साहित्य की जो थी, वो आदि कालखंड से हमारे के यहाँ पूर्व में पहले से हमें ज्ञात होता था। ये साहित्य की चेतना हुआ करती थी कि हम आने वाले कालखंडों को देखते थे और उस पर आगे का भविष्य तय होता था। आज रामचरितमानस जितना प्रासंगिक उस समय था, आज उससे ज्यादा प्रासंगिक है। जिस तरह से भारतीय राजनीति में हम लोग राम राज स्थापना की कल्पना करते हैं, तो राम राज की स्थापना है क्या? राम गद्दी पर बैठे उस समय राम राज स्थापना नहीं हुई। राम राज की स्थापना उस समय ही हो गई थी जिस समय खरो लेकर करके भरत जी अयोध्या लौटे और उनके खरो को रख करके राजगद्दी पर शासन चलाया 14 साल। और जो 14 साल उन्होंने शासन चलाया, जिस रूप से उन्होंने जनता का देखभाल किया, उसी शासन काल को राम जी ने भी आगे चलाया। ये थी रामराज की परिकल्पना, जहां पर सत्ता के प्रति मोह नहीं था। और जहां पर सत्ता के प्रति मोह नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो, वही जन उपयोगी और जन सहयोगी हो सकता है। अच्छा, इसी समय में मुझे एक बात याद आ गई। यहाँ के एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो है वो दलित विरोधी है, वो दलितों को बिल्कुल पशु की तरह। एक रामचरितमानस का जो प्रसिद्ध जो चौपाई है, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, नारी के बारे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारण की अधिकारी, इस प्रकार की बातों को सामने रख करके और रामचरितमानस को समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी उन्होंने बताया था। इस पर आपका क्या सोचना है? सबसे पहले तो शब्द जो ताड़ना जो शब्द है, उसके अर्थ जो है, उसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है, ताड़ना का मतलब होता है प्रेम करना। जो वर्ग हमसे कमजोर है, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर कौन होता है? छोटे बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम का अधिकारी कौन है?
घर के सबसे छोटे बच्चे, उसके बाद सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। एक पारिवारिक परिकल्पना हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात समाज की परिकल्पना में चर्चा करेंगे। तो उस जगह पे उनको प्रेम चाहिए। उनका ताड़ना का मतलब उनको पीटना नहीं है। ताड़ना का मतलब जिस तरह से बीना के धार को हम यदि बायदवे प्रेम पूर्वक नहीं बजाएंगे तो उससे ध्वनि प्रेम पूर्वक नहीं उत्पन्न होगी। तो प्रेम पूर्वक उत्पन्न करने के लिए ध्वनि का करने के लिए हम ताड़ना करते हैं। तो उसी तरह से सहलाना एक शब्द है और एक पीटना शब्द है, ठीक है। सहलाने में हम बच्चों को अग्रसर करते आगे भविष्य के लिए, और पीटने से हम उसको उसके चीजों को लेकर करके बताते हैं कि आपका ये कमी है, मगर पीटना शब्द गलत है। पीटना, बच्चों को पीटना। उसी तरह से शब्द यहां पर जो प्रयोग किया गया ताड़ना, ताड़ना का मतलब यहां पर प्रेम है। जो शब्द जो हमारा आज हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, जिस तरह से हाँ समझिए, मैंने 3 अर्थ बताया। ताड़ना का मतलब पिटना भी होता है, ताड़ना का मतलब प्रेम करना भी होता है, और ताड़ना का समझाना भी होता है। तो हम किस रूप में इसका शब्द का प्रयोग करते, ये हम पे डिपेंड करता है। उनका जो शिक्षा मंत्री का जो ये शब्द जो थे कि उन्होंने इस प्रसंग को अलग रूप में दिखाया, मगर इस प्रसंग का सबसे पशु का मतलब क्या है? पशु को आप कुत्ता को पोसे हुए हैं तो आप उसको पीटिएगा, उसको प्रेम देते हैं। जानवर को भी प्रेम देते हैं। तो वहां पर कहा गया कि स्त्री क्या है? स्त्री, अब स्त्री को महाभारत काल में हम एक चीज बताते हैं, महाभारत काल में स्त्री को भोग की वस्तु को समझ कर करके दांव पे लगाया गया। उसी का विरोध के कारण महाभारत हुआ। स्त्री का मतलब होता है उसको संरक्षण करना। स्त्री को मतलब है उसको प्रेम करना। हम मां से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, उस तरह से हम समाज को अग्रसर करते हैं। यहां पर उसी तरह से हमारे जो समाज के जिस तरह इस चुनाव में वंचित जो लोग हैं उनको प्रेम करने की जरूरत है। जैसे हमारे के यहाँ वनवासी समाज है, हमारे के यहाँ अति पिछड़ा समाज है, हमारे के यहाँ दलित समाज है। ये जो समाज के किसी भी कालखंड में किसी भी कारण से यदि पिछड़ गए, उस समाज के साथ में प्रेम पूर्वक उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का। इस चुनाव में एक बात और सामने आई है कि कुछ पत्रक बांटे जा रहे हैं। पत्रक मतलब पॉम्पलेट टाइप का चीज़ बांटा जा रहा है। उसमें सभी जो दलित समाज, अत्यंत पिछड़ा के लोगों को कहा जा रहा है कि एक कुछ सरकार आ जाए, मतलब एनडीए की सरकार आ जाएगी, इसमें भाजपा है, तो आपकी दशा वही होगी जो पहले होती थी। आप निचले पैदान पर आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा। और उसमें तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसकी भी बातें हो, जो चंद्रशेखर ने जो नैरेटिव चलाया था। तो इसको आप एक साहित्यकार के रूप में किस रूप में सोच रहे हैं? ये चुनाव में एक मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, कोई राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जब हमारा समाज है तब कोई पार्टी है, तो सबसे प्रथम तो है कि बिहार का जो समाज, जो बिहार के जो लोग हैं, उनको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपका जो हमारे के यहाँ आप 1974 के आंदोलन का आगाज की भूमि रही। अभी आपने चर्चा किया जयप्रकाश नारायण का ये क्रांति भूमि है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किस खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था? सत्ता के निरंकुश के कारण। जब लालू जी को सत्ता दी गई तो उनकी निरंकुश सरकार को खत्म करने के लिए, हमारे क्या का तो इतिहास है कि हमारे क्या मगध के जो सम्राट थे धनानंद को भी उखाड़ फेंके थे। वहां पर भी भ्रष्टाचार, सामंतवादी विचारधारा, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए इस भूमि हमेशा से सक्रिय रहा है। और जिस तरह से अभी के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे ये कहीं पर भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधाराएं भूल करके उसी विचारधारा में जाकर के सम्मिलित हो जाती है जिस विचारधारा के खिलाफ उलटती है। तो ये चिंतन पार्टी को भी करने की जरूरत है। सारे पार्टियों को विकास के मुद्दे पीछे हट जाते हैं। हमारे के यहाँ धनबल, बाहुबल लोगों को प्राथमिकता जब देने लग जाती है पार्टियां, तो जनता कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। हमारे पास में जनता के बीच में आपको यदि अच्छा बनना है तो आपको अच्छा करना होगा। मगध के मेरा सीधा सा सवाल है कि मगध की धरती पर दलित नैरेटिव, नए तरह के दलित नैरेटिव रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के आधार पर गढ़ने के प्रयास हो रहे हैं। इसको आप साहित्यकार किस रूप में देख रहा है? रामचरितमानस में क्या सही मायने में इस प्रकार की बातें हैं, या इसको टूल्स के रूप में, एक उपकरण के रूप में, अस्त्र के रूप में उपयोग किया? क्या है इस पे 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा काव्य के रूप में। नए विचार दो और नए विचार की आग दो, भस्म हो जाए जहां मजबूरियां, वो ज्ञान वो प्रकाश दो। न रूढ़ियां, न बेरियां, न पुस्तक के प्रलाप हो, हर हाथ में
नव चैतन औजार हो, हर हाथ में नव चैतन औजार। नव चैतन औजार जब यदि किसी व्यक्ति के पास में होगा, उसके पास में विचारवान जब वो होगा और किसी तरह का उसके पास टेक्निकल जब ज्ञान होगा, तो कहीं पर भी किसी तरह के न साहित्यिक रूप में, जिस तरह साहित्य को वामपंथ का सिर्फ एक कटघरा में लाके खड़ा कर दिया गया, साहित्य तो वो उद्गम स्थल तक जो भारतवाद की बात करता था, साहित्य तो वो था कि विश्ववाद की बात करता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। इस हमारी परंपरा थी, साहित्य की परंपरा थी। ये किसी धर्म का विश्लेषण नहीं था, ये साहित्य की परंपरा के अनुसार से था। और आज उसको यदि हम किसी वर्ग के अनुसार से बांट दे रहे हैं तो ये गलत बात है। और आज बिहार के आने वाले जो 15 साल का जो भविष्य जो तय करेगा, ये चुनाव जो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट के बाद मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बिहार विकास के मुद्दों पर, और हर पार्टियां, जो पार्टियां कभी किसी के धन बल बाहुबल और किसी भी तरह से चुनाव जीतने का दमखम रखती थी, आज वो भी विकास की बात करने पर उतर आया है। यही विकास का असली परिभाषा है। धन्यवाद।